आज नए सत्र में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। बड़े लंबे समय के बाद आज हम क्लास में इंटरेक्ट हो रहे हैं और जो देश में महामारी फैली हुई है कोविड-19 की, जिसके बाद आज हम एक अलग माध्यम के द्वारा हमारी क्लास में इंटरेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पर हम क्लासरूम में हमारा सीधा इंटरेक्शन था वो हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना इंटरेक्शन करेंगे और हमारा विषय पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी BCA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने BCA फर्स्ट ईयर के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी, C लैंग्वेज, और C का ही एक्सटेंडेड वर्जन जो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, C++ प्रोग्रामिंग। तो आज हम C++ प्रोग्रामिंग की पहली क्लास डिस्कस करेंगे। बेसिक पार्ट ऑफ C++ का इंट्रोडक्शन, C++ के अंदर जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे रेगुलर C++ के वीडियो की जो सीरीज है वो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से हम अपने इस विषय को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरा करेंगे। स्टूडेंट, हम C++ को पढ़ने से पहले हम प्रीवियस क्लास की जो हमारी लैंग्वेज जो हमने पढ़ी है C लैंग्वेज को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। C लैंग्वेज जो है, अगर हम उसके कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, तो हमने पढ़ा है और आप सभी जानते हैं कि C इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ आप सभी को पता है कि POP के अंदर, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इन स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फंक्शंस। प्रोग्राम छोटी छोटी तार्किक इकाइयों में बटा होता है और इन तार्किक इकाइयों को हम फंक्शंस कहते हैं। ये सभी फंक्शंस एक मेन फंक्शन से जुड़े होते हैं। अगर हम शॉर्ट में मैं इसका डायग्राम डिस्कस करता हूं तो आपको प्रोग्राम का बेस भी पता चल जाएगा कि हमारे C लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता था। हम एक मेन फंक्शन बनाते थे प्रोग्राम के अंदर। आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए होंगे प्रैक्टिस के लिए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लैब में बैठ गए, तो सभी प्रोग्राम के अंदर आपको ये बताया गया था कि एक से अधिक प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इट मस्ट बी कि C लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर एक कम से कम एटलीस्ट वन मेन फंक्शन इज नीडेड। एक मेन फंक्शन का होना आवश्यक है। बिना मेन फंक्शन के हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो अगर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो एक मेन फंक्शन होता है, फर्दर प्रोग्राम डिवाइडेड इन स्मॉल लॉजिकल यूनिट्स, जिसे हम फंक्शंस कहते हैं। F1, F2, F3 और जो भी हमें रिक्वायरमेंट है जितने फंक्शंस हम बना सकते हैं। दीज फंक्शंस आर कनेक्टेड विद मेन फंक्शंस। ये फंक्शंस सारे के सारे हम मेन फंक्शन में, हम टेक्निकल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि दीज यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर कॉल्ड इन मेन फंक्शंस। हम जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे उसको मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो मेन फंक्शन में कॉल नहीं है, तो हमें इसे ऐसे फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा जो मेन फंक्शन में कॉल हो रहा है। तो ये एक टिपिकल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्ट्रक्चर होती है। इसमें डेटा हाइडिंग, डेटा सिक्योरिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट प्रयोग नहीं किया जाता। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस एंड डेटा जो है वो फ्रीली, ओपनली एक्सेस होते हैं। कुछ ऐसी ही लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए C++ को इन्वेंट किया गया। C++ जो है वो C विद क्लासेज है। हम ये कह सकते हैं कि C लैंग्वेज के साथ क्लासेज का प्रयोग किया गया या ऊप्स का प्रयोग किया गया और उसको C++ बनाया गया। तो इस प्रोसीजर लैंग्वेज जो है, जो हमने C लैंग्वेज पढ़ी है,
जो हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को पढ़ा है उसकी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए C++ लैंग्वेज को डेवलप किया गया। अब अगर अपन C लैंग्वेज के बेसिक डेवलपमेंट की बात करें तो 1979 में जैसे C लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बेल लैब के अंदर डेवलप किया था, इसी प्रकार 1979 में बाजार ने स्ट्रोस्ट्रप द्वारा बेल लेबोरेटरी के अंदर ही एक लैंग्वेज, एक एक्सटेंडेड लैंग्वेज थी, उसके ऊपर काम किया गया, सिमुला नाम दिया गया था उसका। और 79 में जो C लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट थे उनको प्रयोग करके उसकी लिमिटेशन को रिमूव करने की कोशिश की गई और एक सिमुला लैंग्वेज को डेवलप किया गया। सिमुला लैंग्वेज को 1980 के अंदर या 80 या 81 के दौरान इसे नाम दिया गया C विथ क्लासेज, C विथ क्लासेज। एग्जैक्ट 1983 में इसे C++ नाम दिया गया, C++, जहां पे आपको दो चीजें मिल रही है, एक प्लस है और एक C। इन दोनों ही टर्म को आप अच्छी तरह जानते हैं। C एक लैंग्वेज का नाम है और प्लस जो है वो हमने ऑपरेटर के रूप में पढ़ा है। C लैंग्वेज के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। यदि हमें किसी के अंदर एक इंक्रीमेंट करना है तो हम प्लस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे और एक का डिक्रीमेंट करना है तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स C लैंग्वेज के अंदर कुछ इंक्रीमेंट किया गया, इसलिए प्लस का साइन लगाया गया। इट मींस C++ इज अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ C लैंग्वेज। C++ जो है वो C लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है। उसके अंदर कई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई, कुछ नए कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंप्लीमेंट किए गए और कुछ ऐसी लिमिटेशंस जो C लैंग्वेज में थी उनको रिमूव किया गया। कुछ ऐसे अनवांटेड फीचर्स थे जिसकी प्रोग्रामिंग के अंदर आवश्यकता नहीं होती थी, उन्हें भी रिमूव किया गया और C++ लैंग्वेज को डेवलप किया गया। अगर हम C++ के बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो C++ इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल compiler and object oriented language। अगर हम की पॉइंट्स के बारे में देखें तो जनरल पर्पस, हाई लेवल, कंपाइलर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जनरल पर्पस स्टूडेंट्स आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ये कहते हैं कि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट मींस वी कैन डेवलप वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन दिस लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल C++ के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, C++ के अंदर हम डाटाबेस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, एज वेल एज C++ के अंदर हम हार्डवेयर ड्राइवर्स को डेवलप कर सकते हैं और जो हमारे अराउंड, हमारे आसपास बिजनेस एप्लीकेशंस है जिन्हें हम कमर्शियल एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे होटल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, स्कूल्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, किसी मॉल्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये सारे के सारे बिजनेस एप्लीकेशंस में आते हैं, वो भी हम डेवलप कर सकते हैं। एज वेल एज हम प्रोटोकॉल्स भी C++ में डेवलप कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स आप सभी जानते हैं कि जब हम वेब ब्राउज किसी वेबसाइट को खोलते हैं, ब्राउजर का उपयोग करते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलता है HTTP। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसी तरीके से FTP प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स भी हम इस लैंग्वेज के अंदर या C++ के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि C++ एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रीवियस क्लास में आपने
फंडामेंटल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा। क्लासिफिकेशन के अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज को आपने डिस्कस किया होगा। उसी को आगे देखते हुए C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसा कि आपको फंडामेंटल के पार्ट में पढ़ाया था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वह इंग्लिश के अल्फाबेट्स से क्रिएट होती है, कुछ मैथ्स के सिंबल्स और कुछ डिजिट्स का प्रयोग करके हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जिससे वो प्रोग्राम ह्यूमन के लिए इजी हो जाता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज में बने प्रोग्राम को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स जो है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म नहीं होती है, तो उसे हमें ट्रांसलेट करना होता है। तो सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और उसी के आगे का की पॉइंट्स है वो ट्रांसलेटर है। आपने ट्रांसलेटर भी पढ़े होंगे कि हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं। एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। इसी तरीके से असेंबली भाषा में बने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए हम असेंबलर का प्रयोग करते हैं। तो सी लैंग्वेज C++ जो है वह कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। C++ के प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और वेरी स्ट्राइकिंग फीचर्स और सबसे ज्यादा जो C++ के अंदर नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो है C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। C++ जो है वह OOPS पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट, आपके अंदर भी अब तो सवाल आ रहे होंगे क्योंकि आपने OOPS के कॉन्सेप्ट की कोई भी लैंग्वेज प्रीवियस क्लास में डिस्कस नहीं की है। तो OOPS क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इस कॉन्सेप्ट को या इसके कॉन्सेप्ट को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ OOPS। Basic concepts of OOPS, Object Oriented Programming Structure। There are variety of concept implemented by OOPS। OOPS के द्वारा बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिजाइन किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि OOPS के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शंस। Inheritance polymorphism data binding and message passing। These are OOPS concept: object and classes, abstraction and encapsulation, inheritance, polymorphism, dynamic binding and message passing। इन सारे कॉन्सेप्ट को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऑब्जेक्ट are basic runtime entity in an object oriented system। ऑब्जेक्ट जो है वह एक बेसिक रन टाइम एंटिटी है OOPS के सिस्टम के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से अगर अपन क्लास को डिस्कस करेंगे तो द एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, द एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड फंक्शन मेड बाय क्लास। क्लासेस के द्वारा डेटा और फंक्शंस को
क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है। और जो रियल टाइम एंटिटी है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको और डिस्कस करते हैं हम। अगर हम डेटा और फंक्शंस की बात करते हैं, इट मींस वेरिएबल एंड फंक्शंस। डेटा का उप्स के अंदर किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज कंपेयर टू पीओपी। हम उप्स के अंदर क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं, उसको पीओपी के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं। वेरिएबल और फंक्शंस इनका प्रयोग हम सी लैंग्वेज में भी करते थे, बट वहां पर ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं था कि आपको यहीं पर सारे वेरिएबल्स और सारे फंक्शंस को डिक्लेयर करना है। एज वी नीडेड, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम कहीं पर भी आउटसाइड मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन जनरेट कर सकते थे, क्रिएट कर सकते थे, और हमारी आवश्यकता के अनुसार हम वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करते थे। लेकिन C++ या उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर क्लास वह इकाई है, क्लास वह जगह है जहां पर हमें प्रोग्राम में प्रयोग होने वाले सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक ही जगह डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल क्लास ए, तो हमें प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स हमारी आवश्यकता है, जिन वेरिएबल्स की हमें जरूरत है और जिन फंक्शंस की हमें आवश्यकता है, वो वेरिएबल्स और फंक्शंस हम एक सिंगल यूनिट के अंदर, एक सिंगल इकाई के अंदर डिक्लेयर करेंगे, उसे हम क्लास कहते हैं। वहीं पर आप सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। थोड़ा सा इन वेरिएबल्स और फंक्शंस को हम ब्रीफली देख लेते हैं। क्लास में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स को डेटा मेंबर से कॉल किया जाता है, और जो फंक्शंस है उन्हें हम मेंबर फंक्शन से कॉल करेंगे। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कॉल करते हैं तो इन्हें क्लास के मेंबर्स कहते हैं। दीज आर क्लास मेंबर्स, मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर, और दोनों को अगर अपन एक साथ कॉल करेंगे तो ये कहलाएंगे क्लास के मेंबर्स। नाउ वी डिस्कस द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस होते हैं। ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लास। और अगर थोड़ा सा इसी तरीके से अगर हम इसे समझे तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं। एक क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्लास के इंस्टेंस डिक्लेयर करते हैं या क्लास के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और एक प्रोग्राम के अंदर या एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो हमारी प्रोग्रामिंग आवश्यकता के अनुसार हम डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास ए के हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, A1, A2 एंड A3। इन्हें हम कहेंगे इंस्टेंस ऑफ क्लास या वेरिएबल ऑफ क्लास या क्लास वेरिएबल। ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्लास के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जितने हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग आवश्यकता के अनुसार, जितने हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उतने ही क्लास के वेरिएबल्स, क्लास के मेंबर्स के इंस्टेंस क्रिएट होंगे, जिन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस फंक्शन कहते हैं। इट मींस इसकी एक कॉपी एक इंस्टेंस A1 के साथ होगा एंड अनदर कॉपी एंड इंस्टेंस A2 के साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। और अगर और आपके पास वेरिएबल ऑब्जेक्ट है तो और इंस्टेंस क्रिएट होगा। इट मींस क्लास के अंदर जो वेरिएबल और फंक्शन हमने एक बार डिफाइन कर दिया, अगर हमें उन वेरिएबल्स और फंक्शंस को वापस प्रयोग करना है तब हम क्लास के वेरिएबल्स या क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम A4 भी बना सकते हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएट करेंगे तो क्लास के मेंबर के भी इंस्टेंस क्रिएट होंगे, उसकी भी एक कॉपी जनरेट होगी और वो A4 के साथ सेपरेट रहेगी।
इस प्रकार का डेटा ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में होता है। जो डेटा और वेरिएबल हमें आवश्यक है वो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे। क्लास के अंदर डिक्लेयर करने के बाद हम क्लास का वेरिएबल, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे या इंस्टेंस ऑफ क्लास कहेंगे, उसे हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही हम क्लास के इंस्टेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्लास के मेंबर की सेपरेट कॉपी उस इंस्टेंस के साथ एसोसिएट हो जाएगी और हर इंस्टेंस के साथ अलग अलग कॉपी होगी। इसके अलावा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर। ये ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट ईच अदर। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, ये आपकी क्लास है और ये जो हमने A1 से A4 तक बनाया ये ऑब्जेक्ट्स है। तो जो क्लास और ऑब्जेक्ट से हम प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम की बेसिक या टिपिकल संरचना जो होगी या उसके अंदर डेटा जिस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा वो हमारा ये रहेगा। क्लास के अंदर डेटा मेंबर होगा, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन होगा, इन्हें हम क्लास मेंबर कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग नीड के अनुसार हम इंस्टेंस ऑफ क्लास या वेरिएबल ऑफ क्लास जनरेट करेंगे, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोग्रामिंग नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही क्लास के मेंबर के इंस्टेंस जनरेट होते हैं और वह हर ऑब्जेक्ट के साथ सेपरेट रहेंगे। A1 के साथ एक कॉपी होगी, A2 के साथ होगी और A3 के साथ होगी। तो ये एक टिपिकल संरचना है जो UPS के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करती है। अगर हम इसको POP से कंपेयर करें तो उसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। क्लास के अंदर जो मेंबर्स है उन्हें आउटसाइड क्लास कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। क्लास के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। इट मीन क्लास में जो हमने वेरिएबल और फंक्शंस बनाए हैं उन्हें हमें प्रोग्राम में प्रयोग लेना है, तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ क्लास बनाना ही पड़ेगा। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कम्युनिकेट ईच अदर। ये ऑब्जेक्ट जो है मैसेज पासिंग या आर्गुमेंट पास करके एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं। अगर हम क्लास को और ब्रीफली डिस्कस करें, थोड़ा सा एक और डिस्कस कर लेते हैं। जहां हम क्लास डिक्लेयर करेंगे वो क्लास बेसिकली दो सेक्शन में होती है। क्लास क्लासिफाइड इन टू सेक्शंस, टू पार्ट। फर्स्ट इज प्राइवेट पार्ट एंड सेकंड इज पब्लिक पार्ट। अगर हम इस डायग्राम से इसको समझें, सपोज हमारी क्लास X है, तो इस X क्लास के दो पार्ट होंगे, प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन। क्लास का जो प्राइवेट सेक्शन जो होता है वो डिफॉल्ट सेक्शन होता है। डिफॉल्ट सेक्शन जो है वो प्राइवेट सेक्शन होता है। पब्लिक सेक्शन बनाने के लिए हमें, जब हम क्लास डिजाइन करेंगे तब हमें उस लेबल का प्रयोग करना पड़ेगा, पब्लिक लेबल। तो प्राइवेट सेक्शन एंड पब्लिक सेक्शन हम आगे जाके इसको और डिस्कस करेंगे। हमारी आगे क्लासेस में आपके सामने आएगा कि ये प्राइवेट और पब्लिक जो है इन्हें हम एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर है जो आपके वेरिएबल और फंक्शंस को एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं या सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं। दीज ऐसे एट्रीब्यूट्स अपन आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लास के अंदर दो सेक्शन होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। इसके बाद जब अपन इनहेरिटेंस और डिस्कस करेंगे तब एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर भी इंट्रोड्यूस होगा और एक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर भी प्रयोग होगा। प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर जो है वो इनहेरिटेंस के साथ ही वर्क करते हैं। जनरली क्लास जो है वो दो पार्ट में बटी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। एक जनरल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये कहती है कि प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स को प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करें और फंक्शंस को पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करें। इट शुड बी, इट नॉट मस्ट। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम सारे वेरिएबल प्राइवेट डिक्लेयर करें या सारे फंक्शंस हम पब्लिक डिक्लेयर करें, लेकिन जनरल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमें ये कहती है कि वेरिएबल आर डिक्लेयर एज प्राइवेट एंड फंक्शंस आर डिक्लेयर एज पब्लिक।
लेकिन किसी कंडीशन के अंदर इन स्पेशल सर्कमटेंस वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल एंड फंक्शंस बोथ एज प्राइवेट एंड वेरिएबल एंड फंक्शंस बोथ एज पब्लिक। तो फिर कैसे उनको प्रोसेस किया जाएगा? तो प्राइवेट सेक्शन के अंदर, क्लास के प्राइवेट सेक्शन के अंदर भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये दो क्लास के दो सेक्शन होते हैं, एक प्राइवेट सेक्शन और एक पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन के अंदर जो वेरिएबल और जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हैं, ये आउटसाइड क्लास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होंगे। इवन इंस्टेंस ऑफ क्लास मींस ऑब्जेक्ट भी इन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो हमने प्राइवेट सेक्शन के अंदर वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ये आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होगा। इवन इंस्टेंस ऑफ द क्लास मींस ऑब्जेक्ट भी इन्हें एक्सेस नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट, पब्लिक सेक्शन। अगर हमें प्राइवेट डेटा मींस वेरिएबल और प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करना है, तो इसका सिर्फ एक ही वे होता है। प्राइवेट वेरिएबल एंड प्राइवेट फंक्शन कैन बी एक्सेस बाय पब्लिक फंक्शन ऑफ सेम क्लास। प्राइवेट वेरिएबल एंड प्राइवेट फंक्शन कैन बी एक्सेस बाय पब्लिक फंक्शन ऑफ सेम क्लास। प्राइवेट डेटा या फंक्शन को उसी क्लास का पब्लिक फंक्शन एक्सेस कर सकता है। सेम क्लास का पब्लिक फंक्शन जो है उस प्राइवेट वेरिएबल और डेटा को एक्सेस करेगा। प्राइवेट डेटा एंड प्राइवेट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। इवन इंस्टेंस ऑफ द क्लास यानी ऑब्जेक्ट उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ वी डिस्कस पब्लिक सेक्शन। पब्लिक पार्ट, जो क्लास का पब्लिक सेक्शन है, पब्लिक पार्ट can be accessed outside class by the instance of class यानी ऑब्जेक्ट। जो क्लास का पब्लिक पार्ट है, पब्लिक वेरिएबल और पब्लिक फंक्शन, वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकते हैं और उन्हें एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट जो हमारे क्लास के इंस्टेंस होते हैं। एक बार वापस आपको मैं रिवाइज करके बता देता हूं कि a class divided in two sections, one is private and second is public section। क्लास जो होती है वो दो सेक्शन में बटी होती है। एक सेक्शन प्राइवेट सेक्शन होता है, एक सेक्शन पब्लिक सेक्शन होता है। अब कॉमन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमें ये कहती है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर एज प्राइवेट एंड फंक्शन डिक्लेयर एज पब्लिक। लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम क्लास के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल और फंक्शंस को प्राइवेट भी बना सकते हैं और पब्लिक भी बना सकते हैं। यदि हमने क्लास के फंक्शंस या वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो ये फंक्शंस और वेरिएबल क्लास के बाहर किसी भी प्रकार से एक्सेस नहीं होंगे, आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं किए जाएंगे। इवन क्लास का वेरिएबल यानी क्लास का ऑब्जेक्ट भी उन्हें एक्सेस नहीं करेगा। क्लास के प्राइवेट डेटा को या प्राइवेट फंक्शन को एक्सेस करने का एक ही वे है, उसी क्लास का पब्लिक मेंबर फंक्शन उसे एक्सेस कर सकता है। और पब्लिक सेक्शन के बारे में अपन डिस्कस करें तो क्लास का जो पब्लिक पार्ट है वो आउटसाइड क्लास एक्सेस होता है, वो भी क्लास के वेरिएबल के द्वारा यानी इंस्टेंस ऑफ क्लास मींस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के पब्लिक सेक्शन को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।